कहानी की शुरुआत में लीसा नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड टेड बंडी से जेल में मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि हम पहली बार कैसे मिले थे। और यहाँ से फिर हमारी कहानी फ्लैशबैक में जाएगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। टेड बंडी नाम के सीरियल किलर ने 30 से भी ज्यादा लड़कियों को मौत के घाट उतारा था और उसे अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है। और तो और जब साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है तो उसमें टेड बंडी के बारे में पढ़ाया जाता है ताकि स्टूडेंट समझ सके कि एक इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ द गुड सिनेमा 2.0 पेश करते हैं एक्सट्रीमली विकेड, शॉकिंगली इवल एंड वाइल्ड। तो 1969 में लीसा, जो कि सिंगल मदर थी और बहुत ज़्यादा अकेली भी, उसे एक रात बार में टेड बंडी नाम का बंदा मिला जो उसे देखकर लगातार स्माइल किए जा रहा था। ऐसा बताया जाता है कि टेड बंडी बंदी बनाने में माहिर था, अलग ही चार्म था उसका, इसलिए लीसा भी उसके प्यार में पड़ गई और निमोड़ा निमोड़ा करके उसे अपने घर ले आई। लीसा की एक छोटी बेटी थी जिसकी बेबीसिटर के जाते ही थोड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई। लीसा को लगा कि टेड अब चला जाएगा, ये जानने के बाद कि वो एक सिंगल मदर है। लेकिन टेड को डैड बनने में कोई हर्ज नहीं था। उसने लीसा के साथ रात गुजारी और फिर सुबह लीसा ने देखा कि टेड गायब है और उसकी बेटी भी। लेकिन टेड तो किचन में उसकी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। ये देखकर लीसा को उससे और प्यार हो गया। फिर टेड उसी के साथ रहने लगा। वे कई सालों तक साथ रहे, बहुत सारे अच्छे पल बिताए, साथ में लीसा की बेटी को बड़ा भी किया। कुल मिला के सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक रोज पुलिस को एक लड़की की लाश मिली और फिर ऐसे कई केस सामने आने लगे। उन्हीं में से एक केस यूटा का था जिसमें टेड का भी नाम आ गया। पुलिस की रिपोर्ट्स के हिसाब से किलर हाथ में चोट लगे होने का नाटक करता था और लड़कियों को उसकी कार में सामान रखने के लिए बुलाता था, सामान के साथ लड़कियां भी डिग्गी में। तो एक पर्टिकुलर लड़की किडनैपिंग का केस था, वो भी यूटा नाम की जगह में, जहां पर लड़की ने स्केच बनवाया जो कि टेड बंडी से मेल खा रहा था। फिर एक रात पुलिस ने टेड को रोक लिया। टेड का चार्म अलग ही था, इसलिए हर कोई उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाता। ऐसे उसने पुलिस वाले को भी अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाला ठर्रा पी के सेट था। उसने टेड की एक भी बात नहीं सुनी और उसे पुलिस से बहस करने के जुर्म में थाने ले गया। पुलिस स्टेशन में उस पर बहस करने से ज्यादा इल्जाम लगने लगे क्योंकि उसका चेहरा सीरियल किलर के स्केच से मैच कर रहा था। पुलिस वाले ने उसे कैरन डरोच की किडनैपिंग के लिए गिरफ्तार कर लिया। फिर टेड को वकील भी मिला जिसने कोर्ट में उसे रिप्रेजेंट किया। लॉयर ने जल्दी उसकी बेल करा ली। घर आते ही लीसा ने उसे रख कर लगाया। वो टेड पर बहुत गुस्सा थी, हालांकि उसे पुलिस और बाकी लोगों पर बिल्कुल यकीन नहीं था क्योंकि मेरा पति तो मेरा देवता है। नहीं, शादी कहाँ हुई है इनकी। इट्स लाइक मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरा देवता है। फिर शाम को वे दोनों खाने पर गए जहाँ टेड ने उसे सब समझाया कि ये किसी की चाल है उसे फंसाने के लिए। टेड के हिसाब से वो कभी यूटा गया ही नहीं था तो वो कैसे किडनैपिंग करेगा। साथ ही टेड ने उसे ये भी बताया कि कोई काले कलर की कार बहुत टाइम से उसका पीछा कर रही है। फिर लीसा घर चली गई और टेड लाइब्रेरी में उसे एक लड़की ने देख लिया और फिर उसे लाइब्रेरी से भगा दिया गया। बाहर टेड ने कोशिश की कि वो उस कार को रोक के पूछ सके कि वो उसका पीछा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो कार नहीं रुकी। ट्रायल के शुरू होने से पहले टेड के वकील ने उसे समझाया कि कैसे उसका नाम इस किडनैपिंग तक आया। उसने 2-4 बात उसे और समझाई जो उसे कोर्ट में बोलनी थी। कोर्ट रूम में कैरन डरोच लगातार यही कह रही थी कि टेड बंडी ही वो आदमी है जिसने यूटा में उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। लेकिन टेड के वकील ने आर्ग्यूमेंट्स को काफ़ी अच्छे से रखा ताकि लड़की का बयान झूठा साबित हो जाए या अमान्य हो जाए। इसके बाद टेड और लीसा एक पेट शॉप में गए जहां टेड को उसकी पुरानी दोस्त कैरोलाइन मिल गई। दरअसल कैरोलाइन के साथ भी टेड का चक्कर था, इवन हर लड़की के साथ उसका चक्कर था। कैरोलाइन ने लीसा के सामने उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया जिससे लीसा की जल के राख हो गई। घर जाकर लीसा और टेड ने रोमांस किया और फ्यूचर प्लानिंग भी, लेकिन जैसा प्लान करते हैं वैसा होता नहीं। अगली कोर्ट हियरिंग में टेड बंडी को कस्टडी में ले लिया गया। यह है साल 1976 की बात, जब उसे यूटा की जेल में भेजा गया। टेड ने लीसा से बात की और उसे बताया कि वो बेकसूर है और जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तभी लीसा के पास डिटेक्टिव का फोन आया जिसने बताया कि टेड का कोलोराडो केस में भी नाम आ रहा है। ये सुनकर लीसा का दिमाग खराब हो गया
और उसने डिटेक्टिव से कहा कि दोबारा यहाँ फ़ोन मत करना। यहाँ टैड अपने केस की तैयारी खुद ही कर रहा था। तभी एक डिटेक्टिव वहाँ गया और उससे पूछने लगा कि कोलोराडो में उसने क्या किया था। इस बात से टैड को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा कि वो कभी कोलोराडो गया ही नहीं। फिर टैड की अपने लॉयर से बात हुई, जहाँ लॉयर ने बताया कि डिटेक्टिव ने उसका झूठ पकड़ लिया। वो 1977 में कोलोराडो गया था और प्रूफ के तौर पर उसकी होटल स्लिप भी थी पुलिस के पास। इधर लीसा सोच रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड तो देवता है, तो फिर उसके पीछे ये सब क्यों पड़े हैं। इसी टेंशन में वो दारू पीने लगी और उसकी दोस्त ने भी उसकी आंखें खोलने की कोशिश की, ये कहकर कि टैड बंडी सही बंदा नहीं है। लेकिन लीसा को ये बात बुरी लग गई और उसने अपनी दोस्त को ही भगा दिया। अब टैड खुद ही अपना केस लड़ रहा था क्योंकि उसके वकील ने उसे छोड़ दिया। अगली सुनवाई जो कि कोलोराडो केस की हो रही थी, उसमें टैड को बेल नहीं मिली और अपोजिशन ने कोर्ट से डेथ पेनल्टी की मांग की। उसने ये बात बताने के लिए लिज को फ़ोन किया, लेकिन लिज ने टैड का फ़ोन काट दिया। उसने जेल में रहते हुए इंटरव्यू भी दिए और फिर कोशिश की कि पब्लिक सिंपैथी बटोर सके, लेकिन डेथ पेनल्टी मिलना लगभग तय ही था। इसलिए एक रोज़ कोर्ट की हियरिंग के बाद जैसे ही टैड को मौका मिला वो वहाँ से भाग गया। एक औरत ने उसे भागते हुए भी देखा। टैड ने अपने कपड़े बदले और तेज़ी में यहाँ से निकल गया। लिज को एक खबर न्यूज़ चैनल से मिलती है कि उसका बॉयफ्रेंड टैड कोर्ट रूम से भरी दोपहरी में भाग गया और इस बात को 2 हफ्ते हो चुके थे। फिर एक रात टैड को वापस पकड़ लिया गया। अब लीसा ने उसे साफ बता दिया कि वो उसे और सपोर्ट नहीं कर सकती। फिर लीसा के साथ ही काम करने वाला एक बंदा जेरी उसके साथ फ्लर्ट करने लगा, लेकिन लीसा को उस बिन बैग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर टैड ने लिज को एक लेटर लिखा जिसमें उसने बताया कि वो लिज से कितना ज़्यादा प्यार करता है। इसके बाद टैड को कोलोराडो प्रिजन में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ उसे जेल में मैकेनिक का काम करना पड़ा। बड़ी चालाकी से उसने वहाँ के कुछ टूल्स चुरा लिए और फिर विंडशील्ड खोल के वहाँ से भाग गया। अगेन ये बात लीसा को न्यूज़ चैनल से पता चली। टैड 1978 में फ्लोरिडा पहुँच गया और वहाँ वो 2 लड़कियों से मिला। उन 2 लड़कियों की बॉडी डेड बॉडी कुछ टाइम बाद एक होटल में मिलती है। फिर टैड को एक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया, लेकिन वो पुलिस वाले पे अटैक करके भागने लगा। हालांकि उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और वो अगेन पकड़ा गया। शेरिफ ने उससे वादा किया कि इस बार वो लंबा फंसेगा। उसने ज़बरदस्ती उसके दांतों की भी फ़ोटो क्लिक करवाई। उसके आगे के दांतों में चिप लगी हुई थी। जो 2 लड़की फ्लोरिडा में मरी थी, उनमें से एक के चेहरे पर इस चिप के निशान मिले थे और पुलिस ने वे निशान टैड के दांतों से मैच कर लिए, जिससे ये केस और स्ट्रॉन्ग हो गया। अब मीडिया का ध्यान फिर इस केस पर जाने लगा और टैड अगेन एक विक्टिम की तरह बिहेव करने लगा। वो मीडिया को बताने लगा कि ये लोग उसके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। टैड ने लिज को कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन लिज ने फ़ोन नहीं उठाया। जेल में उससे बहुत सी लड़कियां मिलने आती थी क्योंकि वो हैंडसम था। लड़कियों के लॉजिक के हिसाब से हैंडसम बंदा क्रिमिनल नहीं हो सकता। ऐसा ही हमें जेफरी डामर के केस में भी देखने को मिला था। फिर टैड ने कैरोलाइना को बुला लिया, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। लॉयर ने टैड को बताया कि अगर वो फ्लोरिडा वाली लड़कियों के मर्डर का चार्ज एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे उम्र कैद हो जाएगी और वो डेथ पेनल्टी से बच जाएगा। लेकिन टैड ने गुस्से में ये ऑफर ठुकरा दिया। फिर कोर्ट की हियरिंग शुरू हो गई, जहां टैड खुद अपने आप को डिफेंड कर रहा था। पब्लिक ओपिनियन टैड की साइड ही थी, खासकर महिलाओं की ओपिनियन, क्योंकि अगेन वो हैंडसम था। और हियरिंग के बाद टैड ने लीगली कैरोलाइना से शादी कर ली, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन टैड को जज साहब ने नहीं छोड़ा और उसे डेथ पेनल्टी दे दी। 10 साल बाद लिज को टैड की तरफ से एक आखिरी लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। फिर वो आखिरी बार टैड से मिलने गई। लिज ने टैड से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया। टैड अब भी मना कर रहा था और कह रहा था कि मैं इनोसेंट हूँ, जब तक कि लिज ने उसे वो फोटो नहीं दिखाई। वो फोटो उसे एक विक्टिम के फैमिली मेंबर ने भेजी थी, जिसमें एक लड़की की बॉडी जमीन पर पड़ी थी, वो भी बिना सर के। ये देखते ही टैड थोड़ा शांत हो गया। लिज ने अगेन पूछा कि उसने लड़की के साथ क्या किया। तब टैड ने ग्लास पर हैक्सो लिख के इशारा कर दिया कि उसने लड़की को हैक्सो से मारा था। हैक्सो बोले तो मेटल्स को काटने वाली आरी। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे टैड इंजर्ड होने का बहाना करके लड़की को फंसा रहा था और फिर लोहे की रोड से मारकर उसे डिग्गी में डाल दिया। फिर उसने लड़की को जंगल में ले जाके काट डाला। लिज रोते रोते वहाँ से चली गई
और याद करने लगी कि टैड का दिमाग सही नहीं था शुरू से ही। दोस्तों, जो लोग मेंटली अनस्टेबल होते हैं वे बहुत ही परफेक्ट दिखेंगे कभी कभी। बहुत ज़्यादा परफेक्शन भी खतरनाक है, यह आपको लेस ह्यूमन बनाता है। थोड़ा बहुत अनस्टेबल माइंड सबका होता है, लेकिन अपने माइंड के बारे में अवेयर होके उसे स्टेबल करने वाला ही एक सही इंसान कहला सकता है, ना कि वो जो फीलिंग्स और इमोशंस में बहता चला जाए और अपने साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचाए। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? लाइक और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।